बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम जो है टॉपिक बेसिकली इसको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स? अनलाइक पोल्स repel each other, like poles attract each other, magnetic poles do not. A single magnetic pole does not exist. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि काली नॉर्थ पोल आपको मिले। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई सा भी एक छोटा सा भी मैग्नेट का जर्रा भी है, यानी एक पीस भी होगा, तो उसके साथ एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। यही डिफरेंस है। और ये आप देखें, जो हमारा फर्स्ट पेज था यहाँ पर, इसको आप रीड करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल, electric charges can be separated into a single type. For example, you can have a single negative charge or a single positive charge. Magnetic poles cannot be separated. It is not possible to have a magnetic north pole without a magnetic south. This is a fundamental difference between magnetism and electricity. वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी एक सेपरेट आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक सेपरेट नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। बट इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म आपको सेपरेट जो है ये चीज़ नहीं मिलती है। अब हम आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये 100% ट्रू है। वो बरकातहू। चलें फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सवाल था इसका हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बेसिकली अगर ऐसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर निकल रही होती है वो इस तरीके से निकलती हैं कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऑफ द बार मैग्नेट, और टूवर्ड्स आ रही होती है साउथ पोल। तो अंदर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इस तरीके से होंगी कि साउथ पोल से निकल रही होंगी और नॉर्थ पोल की तरह, ताकि नॉर्थ पोल से बाहर निकल जाए। तो बेसिकली फ्रॉम साउथ पोल इनसाइड द बार मैग्नेट क्या है, फ्रॉम साउथ पोल इनका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ से ये नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी टूवर्ड्स द साउथ पोल। जब बाहर आती है तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। देखें, ये फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जब ये साउथ पोल में अंदर आ जाएंगे, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल मूव करेंगे, ताकि वो बाहर इसी तरीके से निकले। आई होप सो क्लियर है। अगर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय a small mass, no. A stationary positive charge, no. Stationary negative charge, no. A magnetic compass, definitely. हाँ, magnetic compass लेके आ जाए। If the current in a wire is which is perpendicular to the magnetic field increases, current है वायर के अंदर perpendicular to the magnetic field। अब देखिए, जब करंट, हमने क्या पढ़ा था, वायर के अंदर से जब करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से प्रोड्यूस हो गई। अब इसको भी आपने एक मैग्नेट के अंदर रखा, जब दोनों, एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट रहेगा तो डेफिनेटली फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो कि हमने पहले टॉपिक पढ़ा है, जिसका डायरेक्शन हम बेसिकली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लेते हैं। ठीक है, और ये मोटर का प्रिंसिपल है। अगर मैं इसका करंट को डेफिनेटली इंक्रीज करूंगा तो ये जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। A DC motor converts mechanical energy into electrical energy। नहीं, डीसी मोटर में तो आप ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और काम करवाते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Which part of the DC motor reverses the direction of the current through the coil every half cycle?
reverses the direction of the current ठीक है। तो ये आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था reverses the direction of the current through coil in every half cycle। सो ना ये आर्मेचर तो ये इसको कॉइल को ही आर्मेचर बोलते हैं। तो नहीं आर्मेचर नहीं होगा, सॉरी मैं बता रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ब्रशेस भी फिक्स होते। ठीक है, ब्रशेस तो फिक्स होते। स्लिप रिंग्स तो इसके अंदर होती ही नहीं है। और कम्यूटेटर हो गया। स्लिप रिंग्स तो किसके अंदर होती है? एसी जनरेटर्स के अंदर, राइट। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट is in accordance with the law of conservation of mass नहीं, law of conservation of energy। induce EMF देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। induce EMF hence Lenz's law is a manifestation of the law of conservation of energy। ठीक है, clear। next, law of conservation of energy, the step up transformer इसके अंदर वही होता है कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब आप किसी कॉइल को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसको जो रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो बेसिकली एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, कोई आसमान से बिजली प्रोड्यूस नहीं हो जाती, बल्कि इनफैक्ट जो आप काम कर रहे होते हो उसको रोटर को मूव करने के लिए या आर्मेचर को मूव करने के लिए एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उधर से आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे होते हो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द स्टेप ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द इनपुट करंट, नहीं करंट को कुछ नहीं करता, इनफैक्ट वोल्टेज के साथ, और ये इसकी टर्न्स रेशियो पे ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी जो voltage of secondary or voltage of primary, number of secondary or number of primary के ऊपर डिपेंड करता है। The turns ratio is 10. What does it means? तो NS over NP secondary, ठीक है, ये 10 है ट्रांसफार्मर की। तो VS अपॉन VP, सॉरी VS अपॉन VP 10 हो जाएगा। ये देखे ना, ये वाली आपको सिंपल सी बात ये नहीं मिल रही। NS इज इक्वल टू 10 टाइम्स NP, राइट। खलास, जबकि NS ओवर NP जो है वो IP ओवर IS होता है, और ये 10 के बराबर है। तो IP इज इक्वल टू 10 टाइम्स IS होना चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ये था कि अ transformer is needed to convert a main 240 supply into a 12 volt. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो लेट्स से इसका सोल्यूशन है
ठीक है, ये सवाल है। ओके, अब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट। अच्छा, अब पहले सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मर बना लेते, लाइक राइट, ये इसके प्राइमरी हो गया, ये इसका सेकेंडरी हो गया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप वीपी कर दें और सबसे पहले यहाँ पे आप वीएस कर दें, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, ये एनपी हो गया, ये एनएस हो गया। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हो गए? 2000। ठीक है जनाब, ये हो गए 2000। और आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वीपी क्या है आपके पास? 240 वोल्ट्स, तो वीपी है 240 वोल्ट्स और वीएस है आपके पास 12 वोल्ट। ठीक है जनाब, तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सिंस आपको पता है टर्न्स रेशियो एन, सॉरी, NS, number of turns on the secondary, number of turns on the primary, voltage on the secondary, voltage on the primary. So this implies number of secondary turns, Vs values put करें 12 upon Vp क्या है 240 सॉरी into 2000। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर यूज करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 240, तो ये हो जाएगा 100 टर्न्स। तो यहाँ पे आपके पास 100 टर्न्स आ गए। ये बेसिकली क्या है, आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज जो है 240 से नीचे गिर गई 12 वोल्ट पे। डीसी नॉर्मली ये जैसा हम बैटरी, जैसा हमारा घर के अंदर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, तो 12 वोल्ट की हम लोग बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एनएस कितने हो गए? 100 टर्न्स। ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, अब दूसरा वाला सवाल था, फिफ्टीन पॉइंट टू। अच्छा, ये अब सवाल है, तो फिर इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वंस अगेन हमने ट्रांसफार्मर बना लिया। ठीक है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जैसा कि ये बता रहा है डेफिनेटली इसकी हैज़ अ टर्न्स रेशियोज ऑफ 1:100, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है वो 100 है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो आपके पास क्या है? 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? An alternating supply of 20 volt is connected across the voltage at the across the primary coil. So voltage at the primary coil कितनी है? 20 volts। अब ये कह रहा है सेकेंडरी वोल्टेज निकालें। तो बहुत सिंपल है, सिंस आप वंस अगेन टर्न्स रेशियो नंबर ऑफ सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट द सेकेंडरी और वोल्टेज एट द प्राइमरी। ठीक है, तो अब आप वोल्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स कितनी है? 100 और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स है 1। वोल्टेज एट द सेकेंडरी आपको निकालना है, वोल्टेज एट द प्राइमरी है 20।
ठीक है, तो वोल्टेज एट द सेकेंडरी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वक्त 2000 वोल्ट्स। इतना ज़्यादा वोल्टेज आपका बढ़ गया, यानी यहाँ पे आपके पास थी 20, तो जब टर्न रेशो 100 गुना है तो ये भी 2000 हो गई। ठीक है जनाब, तो स्टेप अप हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन चले सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, अब अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1। ठीक है जी, ये आपके पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस वक्त। तो वोल्टेज एट द प्राइमरी, वोल्टेज एट द सेकेंडरी, इस तरीके से बनाया करें हमेशा। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, तो वोल्टेज एट द सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज एट द प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ प्राइमरी। ठीक है, अब डेटा आपके पास क्या था कि डेटा में क्या था कि आपके पास नंबर ऑफ प्राइमरी थे 100 और नंबर ऑफ सेकेंडरी था 1। स्टेप डाउन है ना, तो और एसी वोल्टेज है टू द प्राइमरी, वोल्टेज एट द प्राइमरी कितनी है 170 वोल्ट्स। ठीक है, एसी वोल्ट यहाँ पे यू करके एसी वोल्टेज दिया, राइट। तो अब हमें यूज़ करना है और इस फॉर्मूले से हमें करंट एट द सेकेंडरी निकालना है। करंट एट द सेकेंडरी, करंट एट द प्राइमरी, सॉरी इधर दिया हुआ है वोल्टेज is applied to the primary coil and the current at the primary, current at the primary कितना दिया हुआ है आपके पास 1.0 मिली एम्पेयर। तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है IP अपॉन IS के। ठीक है, ये पिछले आप ऊपर वाली टॉपिक्स को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये 1/100 IP1 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर्स हो गया। और यहाँ पे सेकेंडरी का, सॉरी ये 1 लिखा हुआ है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में, IS। तो अब आप देखें, दिस इम्प्लाइज IS इज इक्वल्स टू, ये 1 है इंटू 10⁻³ ये 100 है, सॉरी ये हम लोग यूज करें NS अपॉन, देखिए ये वाली चीज हम यूज करें, NS की वैल्यू है 1, NP की वैल्यू 100, IP की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ और IS की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 100। तो सॉरी इंटू 100, ये जनाब, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसको जरा क्लीन लिख दूं मैं, 100 इंटू 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या है, 1/1000 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/10 यानी 0.1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर इसको मिली भी कन्वर्ट करना है
तो आप 1 2 3 इसको आप आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3 दफ़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे, 1 2 और 3। ये देखिए 0.1 1 2 और 3, ये हो जाएगा 100 मिली एम्पेयर्स। तो करंट एट द सेकेंडरी जो है वो आपके पास 100 मिली एम्प्स आएगा। होप सो ये आपको क्लियर हुआ। देखिए 0.1 एम्पेयर्स, तो आंसर भी हमारा 0.1 एम्पेयर्स, तो ये 100 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, होप सो ये क्लियर है। अब इसके बाद वाला सवाल करते हैं। इसके बाद वाला सवाल क्या कह रहा है? अब हम इस वाले सवाल को देखते हैं। A transformer is designed to convert the voltage, once again हमारे पास ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, ये देखिए ये आ गया आपके पास ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज एट द सेकेंडरी, और ये आपके पास हो गया वोल्टेज एट द प्राइमरी, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, और ये नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, तो वोल्टेज एट प्राइमरी to convert from 240 volts, सॉरी, तो जनाब, तो ये हो गया 240 वोल्ट्स टू वोल्टेज एट सेकेंडरी, कितनी हो गया वोल्टेज एट सेकेंडरी, सॉरी, कितना हो गया 12 वोल्ट्स, और एज अ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एज 4000। ठीक है, एंड हाउ मेनी टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स जो है वो क्वेश्चन मार्क। सिंस आपको पता है number of primary over number of secondary is equals to voltage at primary at voltage at secondary. So this implies number of primary है 4000 और number of secondary turns निकालनी है आपको। वोल्टेज एट द प्राइमरी कितनी है 240, और वोल्टेज एट द सेकेंडरी कितनी है आपके पास 12। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। सो दिस इम्प्लाइज NS is equals to 12 multiplied by 4000 divided by 240, ये 2 है, 240 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर यूज कर लें हम, 12 और 4000 से ज़रब दे दिया, तकसीम 240 200, ये 200 टर्न्स हो गया। ठीक है जी, तो आपके पास 200 टर्न्स इसका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इफ़ द ट्रांसफार्मर व 100% एफिशिएंट, यानी लॉसेस नहीं हो रहे, व्हाट करंट वुड फ्लो through the primary coil when the secondary coil was 0 point, when the current in the secondary coil। अच्छा जी, अब करंट इन द, क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल का करंट निकालना है जब सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना था 0.4 एम्पेयर। ठीक है जना, तो बेसिकली वंस अगेन हम उसके ऊपर चलेंगे कि जो हमारे पास
पहले हमने पढ़ा था कि एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू, शाबाश, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस, राइट. सो दिस इम्प्लाइज के एन एस अपॉन, चले आप v का फॉर्मूला ले लें, वी एस अपॉन वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस. तो आपके पास वी एस कितना है 12 और वी पी कितना है 240. 12 अपॉन 240 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई पी आपने निकालना है और आई एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4. कहाँ है जनाब. सो अब आप देखें कि आई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.4 अपॉन 240. तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 240, 0.02 एम्पेयर. तो इसको हम लोग लिख सकते 1 2 20 मिली एम्पेयर. ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 0.02 है एम्पेयर. अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पेयर. ये 2 है, 20 मिली एम्पेयर. तो ये करंट इन द, ये सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके 20 मिली एम्पेयर. सो आंसर चेक करें, 0.02 एम्पेयर और 200, ठीक है जी, 200 टर्न्स. देखा. तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का नंबर क्या था, 15.5. A power station generates इतना पावर 500 megawatts. Okay, megawatts, which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is, अच्छा जी, वोल्टेज है 250 किलो वोल्ट. बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है ये. हमने पढ़ा था कि 133 किलो वोल्ट पर स्टेप, 250 किलो वोल्ट. तो अब इनपुट वोल्टेज इतनी है तो करंट हमें चाहिए बेसिकली. तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये पावर है, ये वोल्टेज इनटू करंट है. तो वोल्टेज हो जाएगा पावर अपॉन करंट, आई हो जाएगा पी अपॉन वी. ठीक है, ये ट्राइंगल से भी याद रख सकते हैं. और पावर हमेशा वॉट्स में होती है, याद रखिएगा. पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट्स या किलो वॉट्स. ठीक है, यूनिट्स, इसका यूनिट्स क्या होते हैं. और करंट का क्या होता है, एम्पेयर्स. ठीक है,
और वोल्टेज का आपके पास क्या यूनिट होता है? वोल्टेज का क्या यूनिट्स होता है? वोल्ट्स। ठीक है, ये वी लिखा हुआ है, सॉरी। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब ये आप लिखें 500 मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 250 इंटू 10⁻³ इंटू करंट आई। तो अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 250 इंटू 10⁻3। तो ये और ये कट जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। ये जीरो भी काट दें, 25 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10⁻3, यानी ये हो जाएगा 2000 एम्पेयर। अभी भी बहुत ज़्यादा करंट है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे भी बहुत ज़्यादा करंट है। देखें आंसर क्या दे रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 10⁻3 एम्पेयर। ओके, क्लियर है। सो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मैं जो है अपना ईमेल आईडी भी नीचे दूंगा, तो उसके ऊपर आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।